जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग जिस लेसन की बात करने वाले हैं वो है शिक्षा के प्रभावी कारक। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आज हम इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस लेसन के बारे में बात करेंगे। और शिक्षा के प्रभावी कारक में आपको प्रश्न परिवार से संबंधित मिलेंगे, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक, तो भारतीय परिवारों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के अंतर्गत हम समझेंगे कि कौन से वे उपाय हैं। पहला तो है शारीरिक विकास की व्यवस्था। ठीक, तो शारीरिक विकास का मतलब यही है कि घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। परिवार को चाहिए कि वह बच्चे के शारीरिक विकास की समुचित व्यवस्था करे। इसके लिए देखिए, पॉइंट्स तो एकदम ईजी है, बस आपको समझना है पॉइंट्स में क्या है क्या रहा। बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। तो शारीरिक विकास में क्या हो सकता है भाई, घर हवादार हो, भोजन अच्छा हो, वस्त्र आरामदायक हो, रेगुलर व्यायाम करे, जब आराम की ज़रूरत हो उसे आराम दें और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। तो इनके द्वारा आप शारीरिक स्वच्छता रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर बौद्धिक विकास की, तो भाई परिवार को बच्चे को भाई शारीरिक विकास तो दे दे, लेकिन उसके साथ बौद्धिक विकास भी देना बहुत ज़रूरी बात होती है। बौद्धिक विकास के लिए उस विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ और कई सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ आती हैं। उनकी मतलब कहानियों की पुस्तकें जिनसे उनको नैतिक शिक्षा मिले, इनकी व्यवस्था माता पिता को करनी चाहिए। और भी माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन, एकाग्रता तथा स्मरण के विकास के लिए पहेलियाँ तथा कहानियाँ सुनाएं। तो बौद्धिक विकास के लिए वे ये सारे काम कर सकते हैं। चारित्रिक विकास की बात करें तो देखिए, बालक का जो चरित्र का विकास असल में परिवार में ही उस चरित्र की बुनियाद पड़ती है। ठीक, बालक का जो चरित्र का विकास होता है उसकी जो नींव कह लीजिए या फिर शुरुआत कह लीजिए, वो घर में ही पड़ती है। ठीक, तो भाई बालक के चरित्र का विकास अगर अच्छे से करना है तो घर में माता पिता को बहुत ध्यान देना होगा। परिवार को बच्चे में सहानुभूति, सहनशीलता, सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, परोपकार, कर्तव्यपरायणता और आत्म त्याग आदि गुणों को विकसित करना चाहिए, जिससे कि वे बालक के अंदर चारित्रिक गुणों का विकास कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास। तो घर वालों को बच्चों मतलब प्रारंभ से ही बालक को सामाजिक रीति रिवाज, उठने बैठने और अभिवादन करने के ढंगों को सिखाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है भावात्मक विकास। तो माता पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें बच्चों को उचित स्नेह प्रदान करना चाहिए ताकि उनमें भावात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो। इसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। तो परिवार को बालक के मन में अच्छी सभ्यता और संस्कृति के बीज बोने चाहिए। ठीक, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ अच्छे लोगों के उदाहरण आप उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और आध्यात्मिक विकास। तो परिवार को बच्चों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जो धार्मिक नेता हैं, उनसे संबंधित जो जीवनी है या धार्मिक मान्यताएं जो भी हैं उनसे परिचित कराना चाहिए। और बच्चों को जो प्रतिदिन या दैनिक प्रार्थना होती है, धार्मिक स्थल में आप मान लीजिए पूजा हो गई या उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं आपको पता होगा, ईश्वर भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक विकास। तो इस संदर्भ में प्लेटो कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा तथा निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करिए। इसके लिए घर का वातावरण सुंदर बनाने की आवश्यकता है। यदि बालक के उसके पहनने के कपड़े, रंग, डिजाइन पसंद कराई जाए तो उसके कमरे की सजावट, घर की स्वच्छता, बाग तथा प्रकृति का निरीक्षण कराया जाए तो इन कार्यों द्वारा बालक में सौंदर्यात्मकता का विकास किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है नागरिकता का विकास। तो घर के सदस्यों को चाहिए कि वे आरंभ से ही बच्चों को नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे उनमें व्यवहारिक ज्ञान बढ़ सके। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास। तो बच्चों
परिवार को बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसमें रहते हुए वह खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने तथा सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेते हुए पूर्ण विकास कर सके। मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब है शारीरिक बौद्धिक जो भी विकास है वो सभी घर में मिले। माता पिता को शिक्षित करना, तो घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय परिवारों से जो निरक्षरता है उसको दूर किया जाए। ठीक, इसके लिए क्या है कि भाई माता पिता को शिक्षित किया जाए। और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, जो थॉमस और लैंग के अनुसार कि इस प्रशिक्षण का आधार निम्न बातें होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। गिजू भाई ने भी कुछ शब्द हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं मतलब जो खूंटियाँ हैं उन तक बालक के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीरें बहुत ऊंचाई पर टंगी होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। तो ये गिजू भाई जी के विचार हैं। तो आई होप ये थोड़ा बड़ा है लेकिन पॉइंट्स इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो इससे रिलेटेड बातें आप ज़रूर लिख लेंगे, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है समाज का महत्व बताइए। तो पढ़ते हैं समाज का महत्व। तो समाज का महत्व क्या है देखते हैं। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये आप सबको पता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। शुरू में क्या होता है कि भाई माता पिता एवं परिवार के जो सदस्य, उसके बाद पास जो पड़ोस के लोग होते हैं, फिर उनके मित्र हो गए, फिर अन्य समूह या संस्था आदि से वह शिक्षित होता है। कौन? बालक। ये सभी समाज के अंग हैं जिनका बालक की शिक्षा पर अनौपचारिक प्रभाव पड़ता रहता है। इन प्रभावों के फलस्वरूप उसके विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों आदि का विकास इस ढंग से होता है जो सामाजिक दृष्टि से अनुमोदित होते हैं। इस प्रकार बालक समाज का अच्छा सदस्य हो पाता है। यह बालक में अपनी विभिन्न भूमिकाएं जैसे पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि निभाने के योग्य होता है। तो समाज के महत्व में आप इतना लिखेंगे तो पर्याप्त है। बाकी आप चाहे तो इस नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे 5-6 लाइन आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको समाज का महत्व क्या है व्यक्ति के लिए वो आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो घर या परिवार के सहयोग द्वारा विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाया जा सकता है। कैसे? तो शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए स्कूल को घर से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यह सहयोग जितना अधिक होगा उतनी अधिक सफलता से स्कूल अपना कर्तव्य निभा सकेगा। माता पिता को अपने बच्चों की आदतों, रुचियों, गुणों और अवगुणों को शिक्षकों को बताकर सहयोग देना चाहिए और इन बातों को जानकर शिक्षक अच्छी प्रकार से छात्रों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में शिक्षकों के विचारों से लाभ उठा सकते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ उपाय हैं उनको अपना सकते हैं, जैसे अभिभावक दिवस मनाना, अभिभावक अध्यापक संघ का निर्माण करना और भी कई सारे पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सामाजिक जीवन से संपर्क। तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होना चाहिए। विद्यालय का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इससे हमारे देश की निरक्षरता जो है उसकी समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है। ठीक, समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का संगठन और समाज सेवा में भाग लेना चाहिए। ठीक, जैसे एक राष्ट्रीय सेवा योजना NSS आपने सुना होगा, इसके जरिए ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक विषयों का शिक्षण जैसे नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का ज्ञान बालकों को कराया जा सकता है। समाज के सदस्यों को निमंत्रण, समाज के जो सदस्य हैं जैसे विद्यालय को चाहिए कि भाई समाज के कुछ ऐसे सदस्य जिनके अंदर कुछ ऐसी क्षमता हो या उनके अंदर कुछ ऐसी बातें हो जिससे बालक उनसे प्रेरणा ले सके, तो विद्यालय में उनको समय समय पर आमंत्रित करना चाहिए। थर्ड यहाँ पे है राज्य का संरक्षण। तो नेपोलियन ने कहा है कि शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। ये कथन आप याद कर लीजिए। शिक्षा सरकार का ही कार्य अतः शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का ही दायित्व है। और कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जैसे अच्छे विद्यालयों की स्थापना, कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, उदार आर्थिक सहायता करना, विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण,
ट्रेनिंग कॉलेजों का पुनर्गठन, तो इनके जरिए सरकार कुछ उपाय कर सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य से क्या अभिप्राय है। तो आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ ये प्रश्न आए हुए हैं पहले के क्वेश्चन पेपर में। तो कुछ निम्नलिखित लाभ हैं, देखिए। पहला तो नंबर 1, राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, कौशल तथा भावों का विकास करना, वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण की हानियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, स्वच्छ वातावरण संबंधी रुचि उत्पन्न करना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की प्रवृत्ति का निर्माण करना, विविध नए नए विचारों हेतु ग्रहणशीलता, जीव जंतुओं तथा वन्य जीवन में रुचि उत्पन्न करना। तो ऐसे तमाम पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। आप 10-11 अपने दिमाग में रख लिए और एग्ज़ाम में अगर आता है तो उनको आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका बताइए, या ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जनसंचार के 4 यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए, या फिर मल्टीमीडिया क्या है। तो इनमें से तीनों में से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से लिख लेंगे। जो हम उत्तर बताने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट और उसके बाद इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, जिनमें श्रव्य, दृश्य, पाठ्य, चित्रिक आदि का एक उपयोगी क्या है, संयोजन है। ठीक, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में मल्टीमीडिया बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है। शिक्षार्थियों को तेज़ी से पृष्ठ पोषण प्रदान करने में तथा उनमें एक रूपता को दूर करने तथा ठहराव को कम करने में विभिन्न माध्यमों का संयोजन अत्यंत प्रभावी पाया गया है। शैक्षिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं का शिक्षार्थियों तक पहुंचाने में मल्टीमीडिया एक उपयोगी, महत्वपूर्ण, प्रभावी उपकरण के रूप में सामने आता है। और जैसे एक शब्द आता है दूरस्थ शिक्षा, तो आपको पता है कि भाई दूरस्थ शिक्षा क्या है, कि आप दूर स्थित ऑनलाइन माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा को ले सकते हैं। उसके लिए आपको शैक्षिक संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कब संभव होगी, जब आपके पास उससे रिलेटेड साधन होंगे, जैसे कंप्यूटर या फिर इंटरनेट होना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से आप दूरस्थ शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाली कुछ प्रमुख विधियां हैं, जैसे मुद्रित सामग्री, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, श्रव्य कैसेट, दृश्य कैसेट, कंप्यूटर संजाल, है ना, दूर कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक डाक, फैक्स। तो ये सब चीज़ें हैं प्राविधियाँ इसकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली। इसके बाद दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ बताइए। तो चलते हैं पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। तो दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम छात्रों को विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। सेकंड है, दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में एक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, और दूरदर्शन कार्यक्रम दूर दराज क्षेत्रों में भी प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन एक ही समय में लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। इस प्रकार ये एक मितव्ययी साधन हुआ। दूरदर्शन कार्यक्रम अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि दूरदर्शन पर प्रसारित शिक्षा कार्यक्रमों में दृश्य श्रव्य सामग्री तथा उपकरणों की पूर्ण योजना, क्रमिक प्रस्तुतिकरण और एकीकरण सम्मिलित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में छात्रों की श्रवण तथा दृश्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है। इस कारण पाठ मनोरंजक, रुचिकर, आकर्षक तथा आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन पर छात्र उच्च स्तर के कलाकार, खिलाड़ी, संगीतज्ञ, उच्च कोटि के वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक तथा अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के विचार को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक, और 8वां है पॉइंट की दूरदर्शन कार्यक्रम से अध्यापक भी अपने शिक्षण कौशल में सुधार ला सकता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है कि दूरदर्शन के माध्यम से वह विभिन्न प्रदेशों का रहन सहन, वेशभूषा, नृत्य, संगीत, भाषा आदि को समझ सकता है और बैठे बैठे संसार के विभिन्न स्थलों की भी सैर कर सकता है। दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की विभिन्न समस्याएं जैसे अध्यापकों का अभाव, भवनों की कमी, पर्याप्त सामग्री का उपलब्ध न होना आदि के हल में सहायता मिलती है। ठीक, और इतने पॉइंट ज़रूरी हैं, आप याद कर सकते हैं 6 से 7 पॉइंट, या फिर अगर आपको उससे भी ज़्यादा समझ में आते हैं तो आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जैसे कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि उसके लिए हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम, इन सब के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, तो परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास का ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इतना ही इसमें लिखना है। और घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, तो इस संदर्भ में गिजुबाई का कथन आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप यहाँ पे इसको देख कर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति और समाज में संबंध बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है, क्योंकि जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। जनसंचार माध्यमों के शिक्षा में 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो नंबर 1, राष्ट्रीय एकीकरण, समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना। और थर्ड पॉइंट क्या है, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको 6 से 7 पॉइंट भी नहीं याद करने होंगे, अगर क्वेश्चन आता है दूरदर्शन के 2 प्रमुख शैक्षिक लाभ बताइए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है और संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप आसानी से अगर समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कई चीज़ों में बटा हुआ है। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।